तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम स्टोरी बाई एएस खान के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ वहाँ के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुआ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ठीक 17 साल पहले दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ लगभग वही हुआ, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों केस में इतनी सिमिलरिटी है कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि वाकई जो आज हुआ 17 साल पहले वही सब कुछ दिल्ली में हो चुका था। लेकिन उस केस का अंजाम क्या हुआ जो 17 साल पहले दिल्ली में हुआ था? अंजाम सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। तो पहले पूरी कहानी। ये अगस्त का महीना था जब कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को वो हैवानियत हुई, और इत्तेफाक से 17 साल पहले वो सितंबर का महीना था। एक डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों की डॉक्टर, जिसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी बड़ी दर्दनाक थी। डॉक्टर कविता, पंजाब की रहने वाली। जब 10 साल की उम्र थी कविता की, तब एक रोड एक्सीडेंट में कविता के माँ बाप की मौत हो गई। अब बची 2 बहनें। दोनों बहनें किसी रिश्तेदार के साथ पंजाब से दिल्ली आ जाती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं और कविता एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद वेस्ट दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल ईएसआई, वहाँ उसकी पोस्टिंग होती है एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर। मैटरनिटी हॉल में उसकी ड्यूटी लगती है, वो अपना काम करती है। और जब का ये वाकया है तब उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, और इत्तेफाक से कोलकाता जूनियर डॉक्टर की भी नाइट शिफ्ट ही थी उस दिन। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। एक बहन वो भी दिल्ली में ही रहती थी, और डॉक्टर कविता उसी अस्पताल के हॉस्टल में रहा करती थी। हॉस्टल में रहना और हॉस्पिटल में काम करना, और फिर कभी कभार बहन से मिलना। 20 सितंबर 2017 यही वो तारीख थी। उस रोज़ डॉक्टर कविता की नाइट ड्यूटी थी। रात करीब 8 बजे वो डॉक्टरों के साथ खाना खाती है, और खाना खाने के बाद 9:30 बजे के आसपास वो अपने हॉस्टल पहुंचती है, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी काम पे जाना था। तो उसने सोचा कि 1-2 घंटा आराम कर लेते हैं। रात 10 बजे वो अपनी बहन को दिल्ली में ही फ़ोन करती है, और दोनों बहनों के बीच तय होता है कि अगले दिन कि डॉक्टर कविता अपनी बहन के घर जाएगी और दिन भर वहीं रहेगी, और फिर रात को घर लौट आएगी। ऐसा कई बार हुआ था। बहन से बात करने के बाद फ़ोन रख देती है डॉक्टर कविता, और इसके बाद सुबह हो जाती है। ये रूटीन था कि दोनों बहनें शाम और सुबह एक दूसरे से बात करती थीं, एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए। अब 21 सितंबर की सुबह होती है। बहन अपनी डॉक्टर बहन को फ़ोन करती है, फ़ोन वो उठाती नहीं है, और फिर कई बार फ़ोन करती है लेकिन वो नहीं उठाती है। ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं था। वो अब परेशान हो जाती है। अब वो बहन डॉक्टर कविता के सीधे हॉस्टल की तरफ जाती है, क्योंकि वो हॉस्टल पहले भी आ चुकी थी। जब वो हॉस्टल पहुंचती है तो कमरे का जो मंजर देखा, वो देखा नहीं जा रहा था। वो खुला हुआ था, यानी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो नज़र पड़ी कि डॉक्टर कविता अपने बेड पर मुंह के बल, यानी औंधे मुंह सो रही हैं। आवाज़ दी लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। करीब गई, हिलाया तो भी कोई हरकत नहीं। बहन थोड़ी सी अब डरती है और डॉक्टर कविता को पलटती है। जैसे ही पलटा, बहन की चीख निकल गई। जिस्म लगभग ठंडा हो चुका था। गर्दन से लेके, कंधे से लेके पैरों तक, जहाँ तक नज़र जा रही थी, जख्मों के निशान थे। कपड़े अस्त व्यस्त थे, अंडरगारमेंट्स पहना हुआ नहीं था। प्राइवेट पार्ट पर भी जख्मों के निशान दिख रहे थे। बहन चीखती है। चीख सुनकर हॉस्टल के आसपास के डॉक्टर पहुंचते हैं। फ़ौरन डॉक्टर कविता को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर कविता को जब डॉक्टर चेक करते हैं तो कहते हैं कि ये बेहोश है। अब इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। हॉस्पिटल की तरफ से कहा जाता है कि डॉक्टर कविता ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी,
और यहाँ आरजीकर अस्पताल में प्रिंसिपल थे और यहाँ सरकारी अस्पताल में एक सीएमओ होते हैं, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो चीफ मेडिकल अफसर का बयान आया कि डॉक्टर कविता ने यहाँ खुदकुशी करने की कोशिश की और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो मेडिकल रिपोर्ट ने कहानी ही बदल दी। मेडिकल रिपोर्ट में आया कि डॉक्टर कविता के साथ रेप हुआ है। उनके प्राइवेट पार्ट पे चोट है, उनके कंधे पर चोट है, गर्दन पर चोट है, गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। अब जब ये रिपोर्ट आई तो हंगामा मच गया। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें भी नहीं थीं। लेकिन मीडिया में ये खबर फ्रंट पेज पर सारे अखबारों में छप गई, टीवी पर न्यूज़ चैनलों में ये खबर आने लगी। अब ये हुआ कि अस्पताल उसको एक सोसाइटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे सेम आरजीकर अस्पताल में सुबह कॉल आया था कि जूनियर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल ये था कि खुदकुशी करने वाला शख्स अपने जिस्म पर इतने सारे जख्मों के निशान कैसे देगा। और फिर गर्दन पे वो निशान साफ इशारा कर रहा था कि ये काम किसी दूसरे का है। इधर डॉक्टर कविता होश में नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में चली गई है। अब वो कोमा में है, कोमा से बाहर नहीं आ रही है। इधर हंगामा शुरू हो गया। कुछ डॉक्टरों ने सपोर्ट किया फैमिली का, फिर मीडिया आई, फिर आखिरकार मुद्दा उठा तो सरकार तक बात पहुंची। फिर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री अस्पताल पहुंचते हैं और फैमिली वालों को आश्वासन देते हैं कि इस मामले की जांच होगी, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री के आने के बाद अब दिल्ली पुलिस भी हरकत में आती है और उसके बाद जांच शुरू करती है। तो पहली चीज़ पता चलती है वो ये कि इस अस्पताल के सीएमओ ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी, एक नर्स और स्टाफ के साथ मिलकर। और इसमें अस्पताल के एम्प्लॉई भी शामिल थे, एक डॉक्टर जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं और पेट पर भी थे। पेट को धोया गया था बाकायदा, खरोंच को छुपाने के लिए। तो अब सवाल था कि ऐसा क्यों किया गया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, सीएमओ को सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या वही है इसके पीछे, लेकिन कोई सबूत मिला नहीं। नर्सिंग स्टाफ को अरेस्ट किया गया लेकिन फिर भी सबूत मिला नहीं। अब कौन है कविता का गुनहगार, कुछ पता नहीं। इधर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली पुलिस भी अब दबाव में है। तफ्तीश शुरू होती है। तभी फैमिली एक एल्बम दिल्ली पुलिस को सौंपती है और कहती है कि ये एल्बम ठीक 1 महीने पुरानी है। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर के फेयरवेल की एक पार्टी थी और उसी पार्टी की ये तस्वीर है। और इसमें वो तमाम डॉक्टर हैं जो डॉक्टर कविता के करीब हैं। जिस डॉक्टर की ये फेयरवेल पार्टी थी वो इस अस्पताल से यूएस जा रहा था और उस पार्टी के बाद वो यूएस चला भी गया। तो अब ये था कि वो तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। अब बाकी एक एक तस्वीर जो पार्टी में मौजूद था, पुलिस ने हर एक को इंट्रोगेट करने का फैसला किया। अब हर एक से पूछताछ हो रही थी। तभी फैमिली ने कहा कि उसी एल्बम में एक तस्वीर दिखाकर कि हमें डाउट है कि ये बंदा हो सकता है। उसकी वजह यह थी कि जांच में जो पता चला कि 20 सितंबर की रात जब वो खाना खाकर निकली तो आखिर में यही डॉक्टर था जिससे उन्होंने बात की थी। पुलिस ने उस डॉक्टर को भी उठाया, हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ की। वो कुछ बताने को तैयार नहीं। आखिरकार पुलिस कोर्ट गई और फिर पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराया, इस उम्मीद में कि कुछ सच उगल दे। नार्को टेस्ट का भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कोई सबूत मिला नहीं। पुलिस को उस डॉक्टर को छोड़ना पड़ा। अब उस डॉक्टर के छोड़ने के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। उधर कविता अभी कोमा में है, होश में आ नहीं रही है। पुलिस की जांच जारी है। तभी कविता की कॉल डिटेल को लेकर एक अजीब सी चीज़ पता चली कि जिस दिन ये हादसा हुआ उससे 1 रोज़ पहले डॉक्टर कविता ने एक कॉल पर बहुत लंबी बात की और उनकी कॉल हिस्ट्री भी ये बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी सिवाय अपनी बहन के। तो वो शख्स कौन था? जब ये पता किया तो फैमिली ने बताया कि कविता का ये रिलेटिव है दूर का। पुलिस ने उसे उठाया, पूछताछ की, पर उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन पुलिस का शक और बढ़ा।
जब पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा भी नार्को टेस्ट कराते हैं, उसने साफ इनकार कर दिया। बोला मैं नहीं करूँगा। पुलिस को शक और भी गहरा हो गया, लेकिन वो इनकार कर रहा है, उसकी मर्जी के बिना कैसे करें। तब पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचती है और दिल्ली हाई कोर्ट जाकर सारी कहानी बताती है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट इजाज़त दे देती है। फिर इसके बाद उस रिलेटिव का ब्रेन मैपिक होता है, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली, कोई सुराग नहीं मिला। इधर वक्त बीत रहा है, डॉक्टर कविता अब भी कोमा में है और फिर अस्पताल में इतना खर्चा, क्या करें। फिर उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वेस्ट दिल्ली में ही शिफ्ट कर दिया जाता है। इधर पुलिस की तफ्तीश जारी है। 4 महीने बीत चुके हैं। इसी दौरान फैमिली से एक और चीज़ पता चलती है। पुलिस को पता ये चलता है कि इस हादसे से करीब 2 महीने पहले फैमिली ने डॉक्टर कविता के रिश्ते के लिए एक साइट पर डिटेल डाली थी। जब ये जानकारी आई तो पुलिस को लगा कि हो सकता है डॉक्टर कविता के इस हाल के लिए वो शख्स ज़िम्मेदार हो, या तो उनका बॉयफ्रेंड हो, या जो प्यार करता हो, या जो एक तरफ़ा प्यार करता हो। तो पुलिस ने उस लाइन पर अपनी जांच आगे बढ़ाई, लेकिन अफ़सोस उस लाइन पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। इधर 7 महीने बीत चुके थे। डॉक्टर कविता की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और फिर अप्रैल का महीना आता है और अप्रैल के महीने में अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि 7 महीने के इस जद्दोजहद के बाद डॉक्टर कविता ने दम तोड़ दिया। 20 सितंबर 2007 को जब वो बेहोश हुई, उस हादसे के बाद 8 अप्रैल 2008 तक वो कभी होश में ही नहीं आई। उसी बेहोशी की हालत में उनकी मौत हुई और जब उनकी मौत हुई तब वो एक कंकाल बन के रह गई थीं। उनका वेट या वज़न उस वक्त सिर्फ 15 किलो रह गया था। 7 महीने की इस मौत के बाद फिर से मामला तूल पकड़ा। पुलिस के हाथ खाली, कोई गिरफ्तारी नहीं। सीएमओ को गिरफ्तार कर लिया था सबूत मिटाने की कोशिश के इल्ज़ाम में, लेकिन वहाँ से भी ये मामला अभी तक सुलझा नहीं और अब ये मामला कत्ल का हो गया क्योंकि डॉक्टर कविता की मौत हो चुकी थी। कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब वो हॉस्टल के कमरे में गई थी 21 सितंबर को, तब उस हॉस्टल के अंदर से एक डिस्पोजेबल सिरिंज और इंसुलिन की 2 बोतलें मिली थीं और इत्तेफाक से जो डॉक्टर कविता की मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें उनकी एक बाँह में इंजेक्शन के मार्क्स थे और कमरे से मिली सिरिंज और इंसुलिन की बोतलें। पुलिस ने लास्ट में ये कहा कि डॉक्टर कविता के साथ जो कुछ हुआ, उसके लिए कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही ज़िम्मेदार है। उसे पता है कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, सिरिंज का क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन धीरे-धीरे वक्त बीता। डॉक्टर कविता की मौत के बाद ये लड़ाई भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गई। आज हम 2024 में हैं और आज भी ये केस सुलझा नहीं। आज भी ये नहीं मालूम कि डॉक्टर कविता के साथ किसने रेप किया, किसने कत्ल किया, वो कौन है, हॉस्पिटल के अंदर का है या बाहर का है। पुलिस सिर्फ ये क्लू देखकर खामोश हो गई कि ये काम किसी न किसी मेडिकल एक्सपर्ट का है। अब सोचिए जब आरजी कर अस्पताल एक्सीडेंट हुआ और जो डॉक्टर कविता का गुनहगार है, वो ये कहानियाँ अखबार और टीवी में देख रहा होगा और जहाँ भी होगा मुस्करा रहा होगा देख के हमारे कानून पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे इन्वेस्टिगेशन पर कि ये 17 साल हो गए, कोई मुझ तक पहुँच भी ना पाया। तो अब जूनियर डॉक्टर का केस तो अभी शुरुआती ही दौर में है। सीबीआई जांच कर रही है। 20 दिन तो हो चुके हैं। पता नहीं कब रिपोर्ट देगी। एक संजय राय उसकी कस्टडी में है, वो हिरासत में है। आगे चलकर इस केस का भी क्या होगा, कुछ पता नहीं। उस प्रिंसिपल का क्या होगा। यहाँ सीएमओ साहब को भी बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन ये केस एक सवाल है हमारे सिस्टम पर, हमारी इन्वेस्टिगेशन पर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस जूनियर डॉक्टर के केस में इस केस से कितनी सिमिलरिटी थी। तो यह थी आज की कहानी। अब आपसे कल मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।